नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको भी मिलेगा? यही सवाल देखिए इस वक्त जो है लाखों पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदों के बीच अब पुराने पेंशनर्स ने भी जो है अपनी आवाज बुलंद कर ली है। इतना ही नहीं, TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस्तेमाल होने वाले अनफंडेड कॉस्ट जैसे शब्दों पर भी जो है सवाल उठाए गए हैं। अब 8वें वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स की एंट्री की मांग कौन उठा रहा है? अनफंडेड जो है कॉस्ट शब्द पर जो है क्यों नाराजगी है और क्यों नाराज हैं पेंशनर संगठन? इसके अलावा GDS वाला भी मामला है, उसका भी जो एंगल समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तमाम सवालों के जवाब आज के मनी सेंटर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के किस नियम से खफा है पेंशनर्स और किस चीज में बदलाव के लिए PM मोदी से गुहार लगाई जा रही है, इस मामले को करेंगे डिकोड। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी जिसको कि आप MORTH के नाम से जानते हैं, उसने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अब क्या चेंजेस होने वाला है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ में क्यों आई जबरदस्त तेजी, इस मामले को भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसी बीच क्या नया मांग आ गया है? अब BPS जो है कहा जाता है कि जो पेंशनर्स का जो समाज है अच्छे खासे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने क्या मांग रखी है? और अब तो नया एंगल ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब को जो है चिट्ठी लिखी जा रही है, उनसे क्या गुहार की जा रही है सर? नहीं देखिए, अब जो पूरा मसला है 8th पे कमीशन में बैठकें और तमाम चीज़ें चल रही हैं। 9 महीने से ज़्यादा का वक्त पूरा हो गया है जब से गठन हुआ 8th पे कमीशन का। और इस बीच जो पेंशनर्स हैं उनके दो जो संगठन हैं प्रमुख, एक भारत पेंशनर्स समाज और एक ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन AIDEF, इन दो संगठनों ने बड़ी मांग कर दी। और मांग नई डिमांड से ज़्यादा जो 8th पे कमीशन से करते, बल्कि उन्होंने जो उसकी मूलभूत संरचना है, जिन नियमों के दायरे में रहकर 8th पे कमीशन को काम करना है, उसी में बदलाव की विशाल डिमांड कर दी है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो 8th पे कमीशन के बनाने के साथ उनको अप्रूवल दिया गया था कि TOR जो तय किए गए थे कि इस दायरे में 8th पे कमीशन को काम करना है। उन्होंने कहा कि साहब इस TOR में बदलाव करने की ज़रूरत है। 1 जनवरी 2026 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके और बाद के रिटायर होने वाले लोगों के बीच के पेंशन की समानता, फैमिली पेंशन और तमाम चीज़ों में संशोधन करने, ज़्यादा बेनिफिट देने, ऐसे कई सारे मसले लेकर जो है, और इन संगठनों ने कई बार वित्त मंत्रालय को और कैबिनेट जो सेक्रेटरी हैं उनको भी इस चीज़ को लेकर चिट्ठियाँ विशाल लिखी हैं। जी, तो अब चलिए BPS क्या चाहता है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए सभी जो है मौजूदा पेंशनर्स जो है उनकी पेंशन में उचित जो है संशोधन हो। 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर भी इसमें शामिल हों। फैमिली पेंशन पाने वालों की पेंशन में भी जो है संशोधन किया जाए। पेंशनर्स के बीच किसी तरह की जो है असमानता ना रहे और पेंशन से जुड़ी पुरानी जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको भी दूर किया जाए। इसके अलावा AIDF की भी जो प्रमुख मांग है उनको भी समझ लेते हैं सर। वो संगठन चाहता है सर कि आयोग के दायरे में पुराने पेंशनर्स की पेंशन संशोधन की व्यवस्था की जाए। फैमिली पेंशन में संशोधन, पुराने और नए पेंशनर्स के बीच की सेम डिमांड है सर। और OPS, NPS और UPS से जुड़े पेंशनर्स जो भी है उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जाए। और कल ही मैं देख रहा था प्रवीण सर, ऑल इंडिया नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी और AINPS EPF जो है, इनके जो मुखिया हैं जो है मनजीत सिंह पटेल साहब, वो भी कहते हुए दिख रहे थे कि जब तक इस देश के कर्मचारी वर्ग को NPS से मैं मतलब मुक्ति नहीं दिला दूं, उसकी समस्याओं से मैं निजात न दिला दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो तमाम तरह के लोग जो है NPS से जो है बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। कई लोगों का तर्क ये है कि बड़ा कम पेंशन मिल रहा है, अभी रिटायर हो रहे हैं। तो ओवर टू यू। ना बिल्कुल, OPS की डिमांड भी इस जो इन दो संगठनों ने मांग जो की है विशाल, इसमें महत्वपूर्ण है कि साहब पुरानी पेंशन प्रणाली को या व्यवस्था को लागू किया जाए, जहाँ पर एकमुश्त जो पेंशन है, आपको पक्की पेंशन जो मिलने का प्रावधान है, मार्केट से कोई लिंकेज नहीं है, किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सरकार अपने पैसे से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन दे। तो ये एक बड़ा मसला है जो न केवल ये दो संगठन बल्कि जितने भी संगठन अब तक 8th पे कमीशन से मिले और अलग अलग मौक़ों पर, चाहे NCJCM हो या तमाम जो दूसरे संगठन हैं, उन सब ने इस बात की डिमांड पुरजोर तरीके से की है। जो प्रमुख 2-3 डिमांड रही हैं
उनमें ये डिमांड विशाल शामिल है। फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन और आपका डीए को लेकर या फैमिली यूनिट को लेकर बाकी की जो डिमांड है। तो ये 2-3 प्रमुख डिमांड में हमेशा से शामिल रही है। लेकिन प्रवीण सर, इस कहानी में अनफंडेड कॉस्ट्स का जो शब्द है ये बार बार आ रहा है, इसको लेकर क्यों नाराज़गी? और इसको मैं अगर पीछे ले जाऊँ, आप अगर याद होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मैं बात करता हूँ, वहाँ भी कहा जाता था कि जरा सा जो कर्मचारी वर्ग हैं या जितने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अच्छा वेतन बढ़ोतरी हो, पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो, वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि देश की माली हालत क्या है, देश का राजकोषीय स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब घाटा वाटा सब कुछ देख दाख लीजिए, तब थोड़ा डिमांड जो है पेश कीजिएगा। इसके अलावा जो 18 क्वेश्चनायर्स जो थे पेश किए गए थे, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि उसमें भी सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये अनफंडेड कॉस्ट कहीं उसी से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, अनफंडेड कॉस्ट का मतलब है कि सरकार का कंट्रीब्यूशन न हो और आपका जो एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर जो कर्मचारियों को पेंशन दी जाए, यानी पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो एक तरह से कर्मचारियों का रहे, सरकार का उसमें ना हो। ओपीएस में पूरा का पूरा सरकार की तरफ से रहता है, एनपीएस में आपका दोनों तरफ का जो कॉस्ट है। तो सरकार की तरफ से ये है कि सरकार के खजाने पर बर्डन न बैठे, इसके लिए अनफंडेड कॉस्ट का जो जिक्र है वो यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा सर, इस कहानी में ग्रामीण डाक सेवक यानी जिसको कि जीडीएस के नाम से जाना जाता है सर, उनकी भी बात की गई, उनकी भी कुछ चिंताएं हैं। जैसे मैं जहाँ तक इनको कवर करता रहा हूँ, ये तो बेसिकली चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें नियमित कर दिया जाए, जो हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं। फिर लगातार इनका कहना रहता है कि हम लोग जो है, हम लोग के काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, मतलब 12 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि समान जो है वेतन पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है। इस तरह की भी बातें। सर, जीडीएस वाला क्या मामला और क्या एंगल है इस स्टोरी से, वो भी समझाइए। नहीं देखिए, बीपीएस ने जो है डिमांड की है कि साहब जीडीएस को जो है वो जो दूसरे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी तरह के पेंशन बेनिफिट्स विशाल मिलने चाहिए। ये एक बड़ी डिमांड है। अभी जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके और बाकी के जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी आते हैं उनके बीच में पेंशन को लेकर बड़ा फ़र्क है। जो जीडीएस हैं इनको सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के तहत रखा जाता है, जिसे एसडीबीएस कहा जाता है। ये एक एनपीएस लाइट बेस्ड जो है वो रिटायरमेंट विशाल स्कीम है। जीडीएस को चूंकि 65 साल तक काम करने की इजाज़त है, आप 65 साल तक उनको रिटेन कर सकते हैं। और इतने लंबे वक्त तक 30 साल या 35 साल की नौकरी के बाद अगर आप पेंशन की बात करते हैं तो वो बिल्कुल नॉमिनल बैठती है। और कैसे बैठती है? 2018 के बाद ये प्रावधान किया कि जीडीएस जो भी व्यक्ति है जीडीएस के पद पर, उनके खाते से 300 रुपये और 300 रुपये सरकार के खाते से, इस हिसाब से मिलाकर एक कॉर्पस इकट्ठा किया जाएगा जो एनपीएस में जाएगा, जिस पर जो रिटर्न मिलेगा। और उसके आधार पर अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का फंड है जी, तो आप जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग या तो एन्युटी कर सकते हैं या विड्रॉल। और 2 लाख तक अगर आपकी रकम है तो आप उसको एकमुश्त विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक सेवरेंस अमाउंट जो है वो उनको 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम विशाल मिलता है, लेकिन वो उनको मिलता है जो आपका एसडीबीएस नहीं लेते हैं। तो पेंशन को लेकर जो है इनके 30 साल का अगर आप सर्विस को देखेंगे, एसडीबीएस में जो शामिल हैं जीडीएस, उनका लगभग 2,16,000 रुपये ही जमा होता है। उस पर रिटर्न आप अलग कर लीजिए तो एक कम रकम जमा होती है, उस पर कम पेंशन मिलती है। इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से बाकी कर्मचारियों को पेंशन देती है, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। सरकार का भी 300 रुपये ही एक जीडीएस के मद पर जो है वो खर्च होता है। तो इनकी डिमांड है कि साहब ज़्यादा पैसा आप खर्च कीजिए और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी तरह से ही पेंशन के बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएं। और प्रवीण सर, जीडीएस को लेकर एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि क्या 8th पे कमीशन की सिफारिशों का जो है फ़ायदा उन्हें मिलेगा या नहीं। ये भी बड़ा एक हाई लेवल की अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल, ये भी बड़ा मसला है कि क्या इनको इस पूरा जो दायरा है इसमें ये कर्मचारी शामिल होंगे भी या नहीं होंगे, इसको लेकर बड़ा विशाल प्रश्न। और सर, जाते जाते 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या मीटिंग्स चल रही हैं, इन पर भी बता दीजिए। बिल्कुल, मीटिंग्स का दौर जारी है, अलग अलग शहरों में मीटिंग्स चल रही हैं। और अब कब खत्म होंगी, ज़्यादा बड़ा सवाल इस बात का है कि ये मीटिंग्स का दौर खत्म कब होगा
और उसके बाद आगे की प्रक्रिया किस तरह से शक्ल लेगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कमर्शियल वाहनों को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसका असर जो है, सीधा असर कहिए कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और फ्लीट मालिकों की जेब पर पड़ सकता है। ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को जो है 5 साल तक ज़्यादा चलाने का मौका मिल सकता है। सुनने में आपको जो है राहत की खबर लग रही होगी, लेकिन कहानी में एक बड़ा पेंच है, क्योंकि इसी समय पेट्रोल को लेकर भी एक ऐसी मांग जो है सामने आ रही है जो करोड़ों पुराने कार, बाइक और स्कूटर मालिकों की चिंता जो है वो दूर कर सकती है। E20 पेट्रोल के बीच अब E10 का विकल्प देने की सलाह दी जा रही है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या E20 वाकई पुरानी गाड़ियों के लिए परेशानी खड़ी कर रही? और अगर E10 वापस आया तो इथेनॉल की पूरी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं। सर, दो बड़ी खबर, एक तो जो है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, जिसका आप बताइएगा अच्छा सा एंगल कि क्या उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट जो है पीवीज पर भी देखने को मिलेगा। और एक दूसरी बात ये आ रही है कि सर लगातार जीत इसको माने या हार माने, आप समझाइएगा। E20 को लेकर जो बात फैल रही थी कि ब्लेंडेड पेट्रोल 20% जो है इथेनॉल रहेगा और 80% पेट्रोल रहेगा, उसको लेकर जो रार मची, उस पर ताज़ा अपडेट है कि अब E10 की मांग भी उठते हुए नजर आ रही। ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सरकार जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल जो 1989 है उसमें एक संशोधन या ड्राफ्ट अमेंडमेंट लेकर आई है। 10 अगस्त को इसको जारी किया गया है। ये अमेंडमेंट कमर्शियल व्हीकल्स के पर एप्लीकेबल है, लेकिन इसके असर विशाल दूरगामी हो सकते हैं और दो तरह के इसके असर हो सकते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो असर पूरा का पूरा जो कमर्शियल सेगमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, उस पर है, और दूसरा असर इसका एक आम आदमी, जिसकी आपने पीवी की बात की कि एक आम कार चलाने वाले व्यक्ति पर उसका क्या असर हो सकता है। तो पहली तो बात यह है कि सरकार चाहती है कि साहब जो कमर्शियल व्हीकल या व्हीकल्स हैं उनमें अगर हाइड्रोजन, सीएनजी या ईवी जो व्हीकल हैं कमर्शियल वाले, उनकी क्या 5 साल का अतिरिक्त उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अभी जो 12 एक्सल वाले या जो ट्रक हैं उनको 15 साल का और बाकी को 12 साल तक की मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम उनका व्हीकल्स का होता है। लेकिन इस नियम के आने के बाद अगर आप 5 साल का एक्सटेंशन देंगे तो ये सीधा सीधा जो लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले जो फ्लीट ऑपरेटर हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको एक बड़ा फ़ायदा दे सकता है जी। ये देश के जो तमाम जो ट्रक और बसें इस तरह के जो चल रहे हैं गुड्स देने वाले, उनको ईवी, हाइड्रोजन या सीएनजी पर शिफ्ट करने में एक बड़ी पॉलिसी साबित हो सकती है। जी। अभी डीजल पर चलते हैं, डीजल की कॉस्ट आती, सरकार चाहती कि साहब फ्यूल का इंपोर्ट का बिल कम हो, फ्यूल को कम इंपोर्ट करना पड़े, और इसके जरिए अगर आप 5 साल बढ़ा देते तो एक तो जो कॉस्ट आप ज़्यादा देते हैं, अभी अगर आप सीएनजी व्हीकल खरीदें या ईवी का ट्रक अगर खरीदें तो इनकी कॉस्ट आपकी ज़्यादा बैठती है एक सामान्य गाड़ी के मुकाबले, जो कारों के साथ भी है। जब आप 5 साल का एडिशनल जो वैलिडिटी देंगे किसी गाड़ी को या नेशनल परमिट देंगे, तो वहाँ आपकी कॉस्ट उस चीज़ को उसकी भरपाई कर सकती है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है, जहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो हो सकता है कि ईवी, हाइड्रोजन और सीएनजी की गाड़ियाँ धीरे धीरे लेने के लिए, उस पर शिफ्ट होने के लिए अपनी कोशिश करें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बड़ा शिफ्ट अगर हम कमर्शियल सेगमेंट की बात करें तो इस लिहाज से देखा जा सकता है। एंड व्हाट अबाउट सर पीवीज? बिल्कुल, अब देखिए, अगर सरकार यहाँ 5 साल की वैलिडिटी बढ़ा रही है कमर्शियल गाड़ियों के लिए, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि सरकार इसी तरह की रियायत एक आम कार बायर को भी दे कि साहब आप अभी जो गाड़ी 15 साल तक चला सकते हैं उसकी वैलिडिटी हम 5 साल और आपको बढ़ा कर देंगे, यानी 20 साल की। तो 20 साल की वैलिडिटी होने का मतलब है आपकी कॉस्ट जो एक कार की है वो और कम आपके पास बैठेगी, या अगर आप रीसेल करना चाहते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये अगर कमर्शियल से निकलकर इसी पॉलिसी को अगर रेप्लिकेट किया जाता है पर्सनल जो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, कारों के लिए, वहाँ पर भी एक बड़ा फ़ायदा ऐसे बायर्स को मिलेगा और इसके साथ ही वो ऐसी गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार होंगे। जी। और आपने प्रवीण सर कई बार मनी सेंटर में इस बात को दोहराया भी कि सरकार जो है इस लेवल का पॉलिसी बनाती है कि लोग जो है खुद ही असमंजस में पड़ते हैं। जब आदमी गाड़ी खरीदने जाता है उस समय तो उसके
तब जो समझिए आरसी में 15 साल लिखा रहता है, 15 साल तक चला सके, लेकिन किसी स्टेट में जब वो चला आता है या जो स्टेट में गाड़ी चलाता है तो वहाँ पता चलता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, तो 10 ही साल आप चलाइए। अरे भाई, एक आदमी खरीदा 15 साल के टाइम ओरिजिन के लिए, चलाना उसको 10 साल के लिए। फिर विंटर के सीजन में उसको आ जाता है एक पॉलिसी कि भाई आप जो है ऑड एंड इवन टाइप का चलाइए, ग्रैप लगा हुआ है, इस वजह से वो अपनी गाड़ी नहीं चला पाता। तो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ व्हीकल, उसको लेकर आप बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि व्यक्ति जो है, आदमी सोच कर चलता है कि 10 साल 15 साल के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, लेकिन वो कार जो है अब 10 साल के बाद ही यूजलेस हो जाती है। उसके बाद उसको मजबूरन, उसको खरीदना नहीं है लेकिन उसको मजबूरन जो है नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है या अदर वीज से उसको आना पड़ता है, जिसके लिए उसको जो उसकी महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखती है, उसका बजट बिगड़ता है। तो इन सब से छुटकारा मिल सकता है अगर 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का देखेंगे तो सरकार की पॉलिसी ने लोगों को वाकई कन्फ्यूजन में डाला है। और कन्फ्यूजन में वो लोग नहीं है जो नई गाड़ी खरीदना चाहते, कन्फ्यूजन में वो लोग भी जो पहले से कार ओनर हैं। और एक तरह से मैं कहूँगा परोक्ष तौर पर एक इस तरह की एक मजबूरी पैदा की गई है कि आप नई गाड़ी खरीदें। आपके पास अगर BS4 है या BS3 व्हीकल है तो आप उसको चेंज करें, तभी कम से कम मेट्रो जो है वहाँ पर चलाने के लिए तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। BS6 आपको एक तरह से लेना मैंडेटरी कर दिया, जबकि कुछ साल पहले तक आपके BS3 और BS4 दोनों व्हीकल्स जो है वो अलाउड थे। अब पॉलिसी का झमेला कहाँ से शुरू होता है विशाल, कि साहब आप PUC की बात करते हैं कि बिना PUC आप गाड़ी चला नहीं सकते, पूरे देश में है। लेकिन जो गाड़ी आप BS3 या BS4 लेकर जा रहे हैं, उस गाड़ी को भी आपका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जहाँ से मिलता है, वहाँ जब आप जाते हैं तो साहब आपको पूरा उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी गाड़ी एमिशन के मामले में कमतर नहीं है, ओके है, एकदम सर्टिफाइड ओके का सिंबल। आपने गाड़ी ठीक से रखी, ठीक से चलाई। बहुत सारे ऐसे कार बायर हैं जो बहुत अच्छी तरह से गाड़ी की अपकीप रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं लगातार, और गाड़ियाँ ठीक ठाक तरीके से काम करती हैं। और आपने सब चीज़ें ठीक ठाक की, आपने खूब सर्विस कराई, सब ओके है, आपको PUC मिल रहा है, लेकिन सरकार ने कह दिया कि साहब आपको हम, अगर आपकी BS3 है या BS4 है तो अब आप एंट्री नहीं कर पाएंगे सर्टेन एरियाज़ में, दिल्ली में नहीं एंटर कर पाएंगे। यहाँ से आपके लिए फिर एक पॉलिसी की अनसर्टेनिटी पैदा होती है, फिर आपके ऊपर एक बर्डन पैदा होता है कि यार अब मैं इस गाड़ी को बदलूं और दूसरी गाड़ी खरीदूं। तो जिस व्यक्ति ने अब से 8 साल 9 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी और उस पर सपोज कीजिए 9-10 लाख रुपए खर्च किए, आज उसके सामने फिर वही तस्वीर पैदा है कि साहब 10 लाख से तो कम की गाड़ी ही नहीं है, इससे ऊपर का ही आपको कोई व्हीकल खरीदना है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है जहां आपने कॉस्ट अचानक से बढ़ा दी जी। और जो नए कार बायर उनके सामने तो और ज़्यादा मुश्किल है कि साहब आप CNG खरीदें, कि आप EV खरीदें, कि आप हाइब्रिड खरीदें, कि आप पेट्रोल या डीजल का व्हीकल खरीदें। तो इस तरह के पॉलिसी लेवल पर जो है आम लोगों के लिए दिक्कत जरूर पैदा हुई है विशाल। अब चलिए सर, व्हीकल्स की बात हो गई तो व्हीकल में डलने वाला पेट्रोल, उस पर भी जो है चर्चा कर लेते हैं। E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में रार मचा सर, लेकिन अब एक नई खबर क्या आ रही है, कहा जा रहा है कि अब पुराने व्हीकल्स की पुरजोर डिमांड के बाद E10 की वापसी हो सकती है। क्या है ये खबर सर? नहीं, देखिए, E10 की वापसी हो सकने के लिए एक जो है तर्क दिया गया है, वो भी CEA जो सरकार के ही मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंत नागेश्वरन साहब, उन्होंने दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार को देखना चाहिए। हम हालांकि उसके अंत में ये भी लिखा कि ये हमारे पर्सनल व्यूज़ हैं, सरकार का व्यूज़ को नहीं माना जा सकता। लेकिन उसमें उन्होंने कहा ये है कि साहब 8 करोड़ गाड़ियों को जो है आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आप E20 को ही रखते हैं। और उन्होंने कहा जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए कम से कम E10 का विकल्प रखना चाहिए। ये जो करोड़ों जो कार जो ओनर है या बाइक ओनर है, उनको इस चीज़ से राहत देगा कि कम से कम उनको अचानक से या तो उनकी गाड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी या उनको नई गाड़ी लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो अब पहली दफ़ा मैं ये मानता हूँ कि सरकार के अंदर से एक बड़ी आवाज़ इस बात को लेकर आई और इतना रार, इतनी दिक्कतें हुई, जहां एक सरकार का ऑर्डर वापस लिया E25 को लेकर, हाँ, तुरंत का तुरंत। तो ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सरकार की तरफ से अब खुद आवाज़ आई है, और क्या अब इसको लेकर आएगी सरकार, क्या E10 का विकल्प मिलेगा, ये विशाल देखने वाली बात होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
बैंकों में पैसा जबरदस्त जो है रफ्तार से बढ़ रहा है। जमा यानी डिपॉजिट्स की ग्रोथ जो है 9 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 31 जुलाई तक बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ जो है 15.4% होगी, जबकि एक साल पहले यही रफ्तार सिर्फ 10% थी। यानी बैंकिंग सिस्टम में पैसा तेजी से आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है, क्योंकि बैंक में जमा होने वाले पैसे से भी जो है तेजी से लोन की मांग यानी डिमांड वो बढ़ रही है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़कर सीधे 19.3% पहुंच गई। अब सवाल ये है कि आखिर बैंकों में इतना पैसा आ कहां से रहा है? क्या एफडी और सेविंग्स में लोगों का भरोसा बढ़ा है, या फिर विदेशों से आया पैसा इस पूरी तस्वीर को बदल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि अगर लोन की रफ्तार डिपॉजिट से तेज रही तो प्रवीण सर, क्या आने वाले समय में बैंकों के सामने फंडिंग का कितना बड़ा दबाव खड़ा हो सकता है? ओवर टू यू। नहीं, देखिए, ये कहानी बैंकों के लिहाज से एक राहत तो देती है कि साहब बैंकों के पास जो जिस एक बड़ी संकट से बैंक गुजर रहे थे, और उसी को लेकर देखिए पीएसबी कॉन्फ्लुएंस जो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कल जो वित्त मंत्री का उनका इनॉग्रेशन वाली स्पीच थी, जिसमें उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म की बात की, और इसके जो 7 थीम रखी गई जिसको हमने डिस्कस किया था, उसमें एक बड़ी थीम थी कि डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे बैंक। ये एक बड़ा, जिसको डीएफएस ने 7 थीम्स जो है वो डिसाइड की हैं। तो खैर, बैंकों के लिए एक बड़ी राहत दिखाई दी है विशाल। 31 जुलाई तक का जो आंकड़ा आ रहा है, केयरएज की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 15.5% के करीब पहुंच गई है ईयर ऑन ईयर। अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ की, 15 जुलाई तक का जब जो आंकड़ा था वो 12.7% का था। तो एक अच्छा अपटिक यहाँ पर दिखाई दिया है। और ओवरऑल अगर आप डिपॉजिट को देखेंगे तो वो 270 लाख करोड़ रुपए के आसपास विशाल पहुंच गया। और इतने ही बीच में अगर आप देखेंगे तो लगभग 6.5 लाख करोड़ की ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट में दिखाई दी है मात्र 15 दिन में। हाँ, लेकिन अब इस कहानी के पीछे भी कई सारी कहानियां हैं विशाल। और वो एक कहानी जो आप बता रहे थे कि क्या विदेश का पैसा है, क्या एनआरआईज ने बड़ा, तो ये एक बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो ये बताते हैं, जो FCNR-B जो आरबीआई ने जो एक रियायती स्कीम बैंकों को दी ताकि डिपॉजिट बढ़ सके, ताकि डिपॉजिट आ सके, पर्टिकुलरली विदेशी या डॉलर आ सके, वहाँ पर ही $52 बिलियन के आसपास की जो रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट है अगस्त तक का जिसमें डेटा है, वो $52 बिलियन के आसपास का रकम FCNR-B से आया है। तो इसका मतलब जो बैंकों को डिपॉजिट में सडन जो एक तेजी दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर आपका FCNR-B का सर, है। मान लीजिए कोई हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए ये नया शब्द हो, तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे FCNR-B होता क्या है सर? ये भी समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, देखिए, फॉरेन करेंसी का जो बैंक डिपॉजिट है उसकी ये एक स्कीम है जिसके जरिए बैंकों को विदेशी डिपॉजिट हासिल कर पाएँ। उसके लिए आरबीआई ने उसमें ये एक रियायत दी थी कि इस स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर विंडो खोली गई जो वैसे 30 सितंबर तक की थी, लेकिन चूंकि पैसा इतना तेज आ रहा है कि आरबीआई को उसको कर्टेल करके 30 अगस्त तक करना पड़ा। 1 महीने आरबीआई ने शॉर्ट कर दिया विंडो और उसके बाद बंद कर दिया। तो इसके तहत जो भी पैसा आएगा उसमें दरअसल जो करेंसी की जो हेजिंग होगी, करेंसी का जो रिस्क होगा, उसका खर्च आरबीआई उठाएगा जी। अब कहा यह जा रहा है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आपका आरबीआई ने जो फैसला किया है कि हेजिंग कॉस्ट हम उठाएंगे, ये आरबीआई पर भारी पड़ सकता है। और इसको लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये लगभग 1 साल के दौरान 5 साल के दौरान आरबीआई पर करीब 9 से 12 बिलियन डॉलर तक का ये खर्च बैठ सकता है। तो FCNR-B बेसिकली आरबीआई ने एक रियायती एक विंडो खोली थी जिसके जरिए बैंक एनआरआई से, विदेश में रहने वाले भारतीयों से, इनसे डिपॉजिट हासिल कर सकते थे डॉलर उसमें जी। तो एक तो बड़ी बात यह है कि यहाँ जो ज़्यादा जो पैसा आया है उसके पीछे FCNR का जो विदेशी पैसा है वो जड़ में है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि क्या ये पैसा टिकाऊ है, क्या ये जो डिपॉजिट बैंकों के पास आए हैं ये टिकाऊ हैं, क्योंकि इसी पीरियड में अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखते हैं तो वो 19.5% के आसपास बैठती है जो 17.5% थी जी।
हालांकि दोनों के बीच में गैप जो है जी। वो थोड़ा कम हुआ विशाल। पहले डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में जो अंतर था प्रवीण सर, वो 5.03 परसेंटेज पॉइंट था, यानी 503 बेसिस पॉइंट का था। अब ये अंतर घटकर जो है 3.95 परसेंटेज पॉइंट यानी 395 बेसिस पॉइंट्स का हो गया। लेकिन सर इसी के साथ एक सवाल और भी उठता है, जो हम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। अगर सिस्टम में, आप ही समझाते थे कि अगर सिस्टम में पैसा आएगा ही नहीं, तो मान लीजिए आपको कल के डेट में ज़रूरत पड़े लोन को लेकर, तो जब पैसा है ही नहीं बैंक के पास तो लोन देगा कैसे? तो वो समस्या, जो फंडिंग की जो समस्या, वो क्या आगे देखने को मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं आंकड़ों से कि जो है क्रेडिट ग्रोथ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी क्रेडिट ग्रोथ से कम है। नहीं, बिल्कुल ये समस्या, क्योंकि आप देखिए कि 19.5% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ है और अभी भी आपके डिपॉजिट ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है। 4-4.5% का डिफरेंस अभी भी दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। एमएसएमईज की आपकी क्रेडिट डिमांड हो, कॉरपोरेट्स की क्रेडिट डिमांड हो, या बाकी जो सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रेडिट डिमांड है, ये लगातार मजबूत डिमांड बनी हुई है। तो बैंकों के लिए अब मसला इस बात का है कि उनकी कॉस्ट जो है फंड की वो क्या बैठ रही है। और जब हम इसकी बात करते हैं विशाल, तो फिर हम कासा डिपॉजिट की भी बात करते हैं और टाइम डिपॉजिट की भी बात करते हैं, क्योंकि वहां उन पर नज़र डालना भी जरूरी है। और आप देखिए कि इसी पीरियड में अगर टाइम डिपॉजिट ग्रोथ को देखेंगे तो 14.8% रहा, लगभग 15% की टाइम डिपॉजिट की ग्रोथ रही है। टाइम डिपॉजिट में आपके एफडी, आरडी जैसे ये इस तरह के डिपॉजिट आ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टोटल डिपॉजिट जो 270 लाख करोड़ के आसपास हैं, उसमें अगर आप टाइम डिपॉजिट को देखेंगे तो 235 लाख करोड़ से ज़्यादा के हैं जी। और टोटल डिपॉजिट में इन टाइम डिपॉजिट्स का हिस्सा वो 87.3% है। यानी एक बड़ा हिस्सा बैंकों के डिपॉजिट का ऐसा है जो एफडी, आरडी जैसे डिपॉजिट्स हैं जिन पर बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। कासा डिपॉजिट की जब आप बात करते हैं तो कुछ टाइम पहले तक का बैंकों का, अगर आप कासा डिपॉजिट्स एक रेंज में, अगर आप, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग होता है विशाल जी, लगभग 32 से 40% का बैंकों का कासा डिपॉजिट, कासा का रेशियो जो है। कासा रेशियो वो हुआ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो, और उस पर बैंकों को आपका 2.5% से 4% के आसपास तक बैंक उस पर ब्याज देते, यानी वो कम कॉस्ट का आपका फंड है। लेकिन जब आप टाइम डिपॉजिट को देखते हैं तो यहाँ जो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। लोग क्या ज़्यादा एफडी, आरडी जैसे प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे हैं और कासा जैसे, क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस हम लोगों ने की है कि जो पैसा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ज़्यादा आ रहा है, 3 से 5 साल की अवधि के लिए, जिस पर बैंकों को ज़्यादा ब्याज विशाल यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। इससे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब बैंक के डिपॉजिट की बात हो रही है सर, तो इसमें भी हम लोगों ने 2 फ्रैगमेंटेशन पर चर्चा की थी। एक थी जो सरकारी बैंक, एक था प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक्स जो थे डिपॉजिट्स केटर करने के लिए ज़्यादा अवधि के जो है ज़्यादा ब्याज जो है वो ऑफर कर रहे थे। इस वजह से जो है लोग जो है जमकर पैसा वहाँ भी डालते हुए देखे, और उसका कंपेरिजन जो है कंपेरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने देखा था कि सरकारी बैंकों के पास कम पैसा आया और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा आया था। इसमें भी कोई जो है इस रेशियो में भी कोई बदलाव देखने को मिल सकता है भविष्य में? नहीं, देखिए अब असली, चूंकि बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगातार प्रेशर में, पहले भी हम लोगों ने एक बार अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी, बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन पर लगातार प्रेशर बना हुआ। और सबसे बड़ी जो चीज़ बनी हुई है वो बैंकों की फंडिंग कॉस्ट बनी हुई है, क्योंकि आप जो क्रेडिट दे रहे हैं उसके लिए आपको एडिशनल फंड जुटाना पड़ रहा है। जो आपके पास डिपॉजिट हैं लगभग 220 लाख करोड़, 221 लाख करोड़ के आसपास आउटस्टैंडिंग अभी क्रेडिट बैंकों का है, यानी इतना पैसा बैंक उधार अभी मौजूद है लोगों पर और कंपनियों पर। तो जब आप क्रेडिट ज़्यादा बांटने के लिए पैसा उधार लेते हैं तो वहाँ आपको भी ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये समस्या बैंकों के सामने विशाल अभी रह सकती है। चलिए सर, अब 7 जो थीम्स हैं उन पर भी ताज़ा तरीन अपडेट आपसे ले लेते हैं। जो 7 थीम थी सर, एक तो था कि बैंकों का डिपॉजिट कैसे बढ़ सके, फिर कहा गया कि जो युवाएं हैं, जो यूथ है, उसको कैसे बेहतर बैंकिंग सर्विसेज मिल सके, इस पर भी जो चर्चा विमर्श हुई। फिर फिशरीज़ के लिए और तमाम तरह की जो है प्रायोरिटी लेंडिंग के लिए भी जो है कुछ बातें कही गई थी। सर उस पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट आता हुआ दिख रहा है, या क्या वहाँ पर? देखिए, आज वहाँ पर मीटिंग जो बैठक का दूसरा दिन है वो बैठक जारी है, और जो तमाम जो 7 थीम्स की हमने कल डिटेल में चर्चा की थी
क्या आउटकम निकलते हैं। संभवतः एक दिन बाद इस बुधवार को इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि जी। क्या ओवरऑल इस बैठक के नतीजे क्या रहे, क्या सरकार की मंशा। जैसा कि कल जब बात हम लोगों ने की थी तो वित्त मंत्री के भाषण में सबसे बड़ी बात जो निकल कर ये आई थी कि बड़े बैंकिंग रिफॉर्म के लिए सरकार एक हाई पावर्ड जो पैनल है उसको सरकार बनाना चाहती है, जल्द लेकर आना चाहती है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा विशाल बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त का यही है। क्या भारत बड़े बैंक बनाएगा, क्या छोटे बैंक जो 12 सरकारी बैंक हैं उनका मर्जर कर कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे, क्या ग्लोबल जो बाजार है उसमें भारतीय बैंकों की प्रेजेंस को किस तरह से लेकर आया जाएगा। मुझे लगता है कि कोर जो आइडिया है पूरा उसका वो एक बैंकिंग रिफॉर्म, और दूसरा बड़ी चीज़ जो रहेगी विशाल वो बैंकों के डिपॉजिट, और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि किस तरह से आम लोगों को बैंकों में होने वाले साइबर अटैक या आम लोगों पर होने वाले साइबर जो साइबर फ्रॉड है उससे किस तरह से बचाया जाए। चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नहीं।